रिया, तू ना घर जा, मैं पार्लर जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ ना तेरे साथ, मुझे भी अपना मेकअप करवाना है। रिया, तुझे पता है मैं कितने महंगे पार्लर में जाती हूँ। वहाँ ना मेकअप करने के बहुत पैसे लगते हैं और तेरी ना औकात नहीं है इतने महंगे पार्लर में जाकर मेकअप करवाने की। ये सुनकर रिया उदास हो जाती है। करिश्मा हर बार मेरी गरीबी का मजाक बनाती रहती है, पर मैं भी रिया हूँ, अभी इसे मजा चखाती हूँ। तूने सच ही कहा करिश्मा कि मेरी औकात नहीं है इतने महंगे पार्लर में जाने की। पर तुझे पता है ना कि मैं ऐसी अंग्रेजी क्रीम नहीं लगाती, ना ही ज्यादा पार्लर जाती हूँ, क्योंकि ये क्रीम लगाने से और बार बार पार्लर जाने से आगे चलकर हमारे चेहरे को बहुत नुकसान होता है। इसीलिए मैं तो खूबसूरत दिखने के लिए रोज मेरी नानी का दिया नुस्खा आजमाती हूँ और हर रोज सारा दिन बस राजमा चावल का ही सेवन करती हूँ। राजमा चावल खाने से ही मेरी त्वचा इतनी सुंदर रहती है। तू जा अपना अंग्रेजी मेकअप करवाने और पल भर की रोशनी के बाद अपने चेहरे को खराब कर। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। क्या सच में राजमा चावल खाने से खूबसूरती बढ़ती है? अगर रिया की बात सच है तो मैं भी अब पार्लर जाना बंद करके रोज सवेरे शाम बस राजमा चावल का ही सेवन करती हूँ। करिश्मा अपने घर चली जाती है और इधर रिया अपने घर जाने लगती है। वाह रिया वाह, क्या मजेदार झूठ कहकर तूने करिश्मा को बेवकूफ बनाया। अब वो बेवकूफ करिश्मा खूबसूरत दिखने के लिए रोज राजमा चावल खाने लगेगी और फिर 1 महीने में ही वो फूले हुए गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। रिया ने करिश्मा से झूठ कहा था। इधर करिश्मा अपने घर आती है। करिश्मा मोहनपुर शहर में अपने बड़े से घर में अपने अमीर माता पिता मोहित जानवी के साथ रहती है। करिश्मा बड़ी ही घमंडी किस्म की लड़की है। वो हमेशा दूसरों से बेहतर दिखने के लिए अपने आप को संवारती रहती थी। रिया करिश्मा की बचपन की सहेली है। दोनों एक दूसरे से काफी जलन रखती हैं। करिश्मा ऐसे ही हर बार रिया की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। माँ, घर में राजमा चावल है ना? राजमा चावल? नहीं बिटिया, हम कहाँ राजमा चावल खाते हैं। अब से हम राजमा चावल ही खाएंगे माँ। आज से आप मेरे लिए सवेरे शाम बस राजमा चावल ही बनाना। ये अचानक तुम्हें रोज रोज राजमा चावल क्यों खाना है? मुझे ना एक सीक्रेट के बारे में पता चला है कि राजमा चावल खाने से त्वचा हमेशा अच्छी रहती है। इसीलिए पिताजी, आप अभी जाइए और सबसे कीमती वाले राजमा चावल के 10 से 12 बोरियां खरीद कर ले आइए। इतना कहकर करिश्मा अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये लड़की भी ना। चलो भाई, अब बेटी का हुक्म है तो मानना तो पड़ेगा ही, वरना करिश्मा हमारे नाक में दम कर देगी। मोहित जानवी बचपन से ही करिश्मा की हर खुशी को पूरा करते आ रहे थे। दोपहर का समय, जानवी ने आज दोपहर के खाने में राजमा चावल और दाल बनाई थी। तभी सब मिलकर राजमा चावल और दाल खाते हैं। माँ, रात के खाने में राजमा चावल का पुलाव बनाना। फिर क्या था, करिश्मा हर रोज सवेरे शाम जानवी को बस राजमा चावल ही बनाने को कहने लगी और रोज सारा दिन बस राजमा चावल ही खाने लगी। 1 महीने बाद एक दिन करिश्मा की शादी पड़ोस के गांव में रहने वाले एक अजय नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के दूसरे दिन करिश्मा अपने छोटे से ससुराल में थी। उसके ससुराल में उसकी सास उर्मिला और ननंद अनीता थी। अजय उसी गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान में चिकन बेचता था। अजय के परिवार वाले मिडिल क्लास लोग थे। करिश्मा बहू, तुझे खाना बनाना तो आता है ना? जी माँ जी, आता है। चलो अच्छा है, अब घर के काम में मेरी सहायता करने के लिए भाभी आ गई है। माँ जी, मैं राजमा चावल बनाऊं क्या? ठीक है बहू, तुझे जो बनाना है बना। अजय, बहू को बाजार से 1 किलो राजमा चावल ला कर दे दे। अजय जी, आप 50 किलो की एक बोरी ले आइए राजमा चावल की। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। 50 किलो? अरे बहू, क्या पूरे गांव को दावत पर बुला रही है क्या? हाँ करिश्मा, राजमा चावल तो बहुत महंगे आते हैं, मैं इतने कीमती चावल नहीं ला सकता। मैं ना बस राजमा चावल ही खाती हूँ, इसीलिए आप 50 किलो ना सही 20 किलो ही ले आइए। फिर क्या था, अजय 20 किलो राजमा चावल लेकर आता है। अजय और उसके परिवार वाले बहुत गरीब थे। तभी पहले दिन सवेरे और शाम दोनों समय करिश्मा अपने ससुराल में राजमा चावल ही बनाती है और सब राजमा चावल ही खाते हैं रात का समय। अजय जी, कल आप दुकान से 2 किलो चिकन ला कर देना मुझे। मैं कल चिकन की बिरयानी बनाऊंगी। ठीक है, मैं ले आऊँगा। अगले दिन अजय अपनी दुकान से 2 किलो चिकन लाकर करिश्मा को देता है और करिश्मा राजमा चावल से चिकन बिरयानी बनाने लगती है। अरे भाभी, आप आज भी राजमा चावल ही बना रही हो?
हाँ, मैं तो रोज राजमा चावल खाती हूँ। क्या? पर भाभी, हम रोज नहीं खाते राजमा चावल, आप हमारे लिए अलग से सब्जी बना दीजिए। करिश्मा अपने लिए राजमा चावल की चिकन बिरयानी बनाती है और अपने ससुराल वालों के लिए सब्जी बनाती है। दोपहर का समय सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। अरे बहू, कल सारा दिन राजमा चावल खाकर तेरा मन नहीं भरा था क्या, जो तूने आज फिर से राजमा चावल ही बना लिया? माँ जी, मेरा मन राजमा चावल खाने को कर रहा था, सो बना लिया मैंने। माँ, करिश्मा का मन है तो खाने दीजिए उसे। अब जैसे तैसे बात टल जाती है। रात का समय करिश्मा फिर से अपने लिए चिकन, राजमा चावल और बिरयानी बनाती है और खाती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। करिश्मा हर रोज सवेरे शाम बस राजमा चावल की चिकन बिरयानी बनाकर खाने लगी। करीब 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। रोज रोज पति के पास से मुफ्त में चिकन ला ला कर अजय का भी काफी नुकसान होता जा रहा था और 1 महीने में करिश्मा 50 किलो राजमा चावल खा चुकी थी। लगातार राजमा चावल खाने से करिश्मा के शरीर पर मोटापा बढ़ जाता है। एक दिन सवेरे, अरे बाप रे, मैं इतनी मोटी कैसे होती जा रही हूँ? बहू, जा घर की सफाई कर। करिश्मा घर में सफाई करने लगती है। तभी थोड़ी सफाई करते ही मोटापे की वजह से करिश्मा हांफने लग जाती। दोपहर का समय, करिश्मा, तुम रोज रोज दुकान से चिकन ले जाना बंद कर दो। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान होता जा रहा है। आधे से ज्यादा चिकन तो तुम खाती जा रही हो। जी, अब क्या आपको मेरा खान पान भी खटक रहा है क्या? आप कहना क्या चाहते हो कि मैं भुक्खड़ हूँ? आपकी दुकान का सारा चिकन मैं खा जा रही हूँ। करिश्मा, तुम तो नाराज हो गई। मेरा मतलब वो नहीं था। सब समझती हूँ मैं। अब इस घर में मेरा खाना पीना भी निकाला जाएगा। करिश्मा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर अनीता, उर्मिला और अजय हैरान हो जाते हैं। करिश्मा तो बुरा मान गई। बहू, हमारी परिस्थिति समझती क्यों नहीं है? एक तो पहले ही हम इतनी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे, ऊपर से बहू रोज रोज इतने कीमती राजमा चावल का सेवन करती जा रही है। इधर करिश्मा अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। यहाँ मेरी खूबसूरती जाती जा रही है। अचानक मेरे शरीर पर मोटापा चढ़ता जा रहा है और अजय जी मेरा खाना पीना निकाल रहे हैं। रात का समय करिश्मा रसोई से बाहर आती है। माँ जी, घर में राजमा चावल खत्म हो चुके हैं। अजय जी से कहकर राजमा चावल की 1 बोरी मंगवा लीजिए। बहू, मुझे गलत मत समझना, पर रोज रोज इतने कीमती चावल खाना सही नहीं है। तू सब्जी वगैरह भी खाया कर। हम बहुत गरीब लोग हैं बहू, हम कहाँ से तुझे इतने कीमती चावल ला कर देंगे? और वैसे भी इतने ज्यादा चावल का सेवन करना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। अगर मुझे पता होता कि आप लोग कितने भिखारी लोग हैं, तो मैं कभी भी इस घर में शादी करके नहीं आती थी। करिश्मा गुस्से में रसोई में चली जाती है। करिश्मा के ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे। वो करिश्मा पर कभी गुस्सा नहीं करते थे। तभी अचानक थोड़े समय बाद रसोई में काम करते करते करिश्मा के पेट में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और वो दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर सब करिश्मा को पास वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़े समय बाद, डॉक्टर साहब, क्या हुआ करिश्मा को? इन्हें हद से ज्यादा गैस हो चुका है। क्या ये हद से ज्यादा चावल का सेवन करती थी? जी डॉक्टर साहब, करिश्मा रात दिन बस राजमा चावल ही खाती थी, तभी उनके साथ ये सब हुआ। करिश्मा जी के शरीर में हद से ज्यादा गैस हो चुका है। वो तो भला हो कि इनके दिमाग में गैस नहीं चढ़ा, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता था। ये सुनकर करिश्मा और सबके होश उड़ जाते हैं। करिश्मा जी, चावल का सेवन करना चाहिए, पर इतनी ज्यादा मात्रा में कभी नहीं करना चाहिए। आज से आपके लिए किसी भी तरह का चावल, चिकन खाना जहर हो चुका है। अब से आप जीवन भर पतली पानी की तरह सब्जी खाएंगे, वो भी कम नमक मिर्च की, वरना आपकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर करिश्मा रोने लगती है। देखा बहू, हम तुझे कहते थे तो तुझे बुरा लगता था। देख, चावल तेरी जान के लिए खतरा बन गया आज। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। इसका मतलब मेरी सहेली रिया ने मुझसे झूठ कहा था कि राजमा चावल खूबसूरती बढ़ाते हैं, पर यहाँ तो राजमा चावल ने मुझे बर्बाद कर दिया। करिश्मा को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद वो ना चाहकर भी राजमा तो क्या, कभी सादे चावल तक नहीं खा सकती थी और फिर जीवन भर करिश्मा पानी की तरह पतली सब्जी खाने लगी और अपना जीवन बिताने लगी।
जानवी अपनी माँ उर्मिला, 2 भाई मोहित सागर और 2 भाभियाँ करिश्मा कशिश के साथ सातंगपुर गांव में अपने बड़े से घर में रहती है। करिश्मा कशिश ये दोनों सगी बहनें हैं। कुछ दिन पहले ही इनकी शादी मोहित सागर से हुई थी। मोहित सागर अपनी बहन जानवी से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन सवेरे, अरे मोहित सागर, अब हमें कोई अच्छा सा लड़का देखकर जानवी बिटिया की शादी करवा देनी चाहिए। माँ, मैंने अपने गांव के शामू काका से कहा है, वो जल्द ही हमें कोई अच्छा सा लड़का दिखाएंगे जानवी के लिए। देखना जानवी, हम तेरी शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। जानवी, तू बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे इतने प्यार करने वाले भाई मिले। सही कहा माँ, मेरे भाइयों जैसा कोई नहीं। तभी रोज की तरह मोहित सागर अपने काम पर चले जाते हैं। दोनों उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। इधर करिश्मा कशिश घर के काम में लग जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जानवी को उसी गांव के एक रोहन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। रोहन उसी गांव के एक कारखाने में नौकरी करता है। उसके परिवार में उसके माता पिता हरिया, मीनाक्षी और बहन पायल थी। तभी कुछ ही दिनों में रोहन जानवी की शादी हो जाती है। मोहित सागर ने जानवी की शादी में 5 लाख रुपए खर्च किए थे और साथ में जानवी को 3 लाख रुपए के गहने अलग से दिए थे। मोहित सागर ने ये सारा पैसा अपनी कंपनी से लोन लिया था। रात का समय जानवी अपने ससुराल में अपने कमरे में थी। इधर पायल, मीनाक्षी, माँ, भाभी के गले में जो सोने का नेकलेस है ना, पूरे 2 लाख रुपए का है वो। मुझे भी अपनी शादी पर ऐसा ही नेकलेस चाहिए माँ। बिटिया, मैं जानवी बहू से वो नेकलेस लेकर तुझे दे दूंगी। तू पहने या बहू पहने, एक ही बात है। अगले दिन सवेरे जानवी अपने कमरे से बाहर आती है। तभी सामने उसके सास ससुर रोते हुए खड़े थे। माँ जी, ससुर जी, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? जानवी बहू, तेरी माँ नहीं रही। तेरी माँ की कल रात को ही मौत हो गई। ये सुनकर जानवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी सब उर्मिला के घर आते हैं। उर्मिला के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। कुछ दिन बाद जानवी और उसके ससुराल वाले जानवी के मायके में ही थे। सवेरे का समय, करिश्मा कशिश रसोई में थे। दीदी, जानवी और उसके ससुराल वाले तो यहाँ से जा ही नहीं रहे। माँ जी को मरे तो 10 दिन हो गए अब। हाँ ना कशिश, अब क्या हम जीवन भर जानवी और उसके ससुराल वालों को खिलाते रहेंगे? इनको खिलाने के चक्कर में हमारा कितना पैसा बर्बाद हो जा रहा है। किसे बोले दीदी? हमारे पतियों को बोलो तो उन्हें जानवी के सिवा कुछ सोचता ही नहीं। एक तो पहले ही उन दोनों ने जानवी की शादी के लिए 7 लाख रुपए का कंपनी से कर्ज ले रखा है। ऊपर से अब इन लोगों को खिलाने पिलाने में रोज के हजारों रुपए अलग खर्च हो रहे हैं हमारे। मैं आज ही मोहित को कहती हूँ कि आप अपनी बहन और उसके ससुराल वालों को यहाँ से निकालिए, वरना हम दोनों बहनें हमेशा के लिए अपने मायके चले जाएंगे। तभी ये सारी बात बाहर खड़ी जानवी चुपके से सुन लेती है। अगर भाभीियों ने भाइयों से ये बात कह दी तो भाई और भाभीियों के बीच बहस हो जाएगी, क्योंकि मेरे भाई मेरे खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनेंगे। थोड़े समय बाद, भाई, अब हमें अपने घर जाना होगा। 10 दिन से हम सब यही हैं। जानवी, कुछ दिन और रुक जाओ ना। नहीं भाई, बहुत दिनों से हम यही हैं। माँ जी, ससुर जी, चलिए हम अपने घर चलते हैं। तभी जानवी और उसके ससुराल वाले वहाँ से चले जाते हैं। चलो अच्छा हुआ वो भुक्कड़ लोग यहाँ से चले गए। सागर जी, आपको कंपनी से 7 लाख रुपए लोन लेने की क्या जरूरत थी? जानवी बहन की शादी तो साधारण भी हो सकती थी। इतना पैसा खर्च करके क्या मिला आपको? करिश्मा, कशिश, तुम तो जानते हो ना कि हम जानवी से कितना प्यार करते हैं। अरे, हम भी अपने माता पिता के चहेते हैं, पर उन्होंने इतना फिजूल खर्च नहीं किया था हमारी शादी में। आपकी बहन तो चली गई आपको बर्बाद करके। अब आप चुकाते रहिए उसकी शादी का कर्ज पेट काट काट कर। तभी करिश्मा कशिश अपने कमरे में चले जाते। कुछ दिन बाद जानवी के ससुराल में, अरे जानवी बहू, तू अपने मायके से जो 2 लाख रुपए का नेकलेस लाई है, वो नेकलेस पायल को बड़ा पसंद आ रहा है। इसीलिए तू अपना वो नेकलेस जरा पायल को दे दे। तेरे मायके वाले तुझे दूसरा बनवा देंगे नेकलेस। माफ करना माँ जी, मैं पायल बहन को वो नेकलेस नहीं दे सकती। वो नेकलेस मेरे पास मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं उसे कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। बहू, तू अपनी नंद के लिए इतना नहीं कर सकती। माँ जी, आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, पर वो नेकलेस वो मेरी माँ ने मुझे बड़े अरमानों से बना कर दिया है। मैं वो नहीं दे सकती आपको। तभी जानवी अपने कमरे में चली जाती है। देखो तो सही इसके तेवर, तुझे तो अब मैं मजा चखाऊंगी बहू। थोड़े समय बाद मीनाक्षी जानवी को बुलाती है।
जानवी बहू, ये तेरा मायका नहीं है जो तू यहाँ आराम करती बैठेगी। चल जा और पूरे घर की सफाई कर। जानवी घर की सफाई करने में लग जाती है। माँ, कुछ दिन जानवी को आराम करने दीजिए ना, उसे अपनी माँ का बहुत गहरा सदमा पहुँचा है। अरे ओ जोरू के गुलाम, तू अपने काम से काम रख, जा यहाँ से। थोड़े समय बाद मीनाक्षी अपने सारे धोए हुए कपड़े अपने कमरे से बाहर ले आती है। जानवी बहू, ये मेरे कपड़े ले और इन्हें अच्छे से धोकर आ। जानवी मीनाक्षी के वो कपड़े जो पहले से ही धोए हुए थे उन्हें बाथरूम से लाकर धोने लगती है। इसी तरह मीनाक्षी जानबूझकर जानवी से तरह तरह के काम करवाने लगी। रात के 12 बजे जानवी रसोई साफ कर रही थी। माँ, रात के 12 बज रहे हैं, जानवी कल कर लेगी ना रसोई की सफाई। तो चुपचाप कमरे में जाकर सो। ये माँ भी ना बिना वजह जानवी को परेशान कर रही है। रोहन अपने कमरे में चला जाता है। थोड़े समय बाद सवेरे से काम करके हालत खराब हो गई मेरी। चलो अब कमरे में जाकर सो जाती हूँ। जानवी रसोई से बाहर आती है। बहू, जा मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियाँ और सब्जी बना दे जा। माँ जी, रात के 12 बज रहे हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे ओ महारानी, ये नौटंकी ना दिखा, समझी ना? जाकर रोटी बना मेरे लिए। जानवी थकी हारी रसोई में आती है। माँ जी, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है? मैंने भी अगर तेरी हालत ना खराब कर दी ना जानवी बहू, तो मेरा नाम भी मीनाक्षी नहीं। बड़ा शौक है ना तुझे अपनी माँ की निशानी रखने का। जानवी करीब 1 बजे तक रोटी सब्जी बनाती रही। उसके बाद मीनाक्षी इसी तरह जानवी पर रोज रोज जुल्म करने लगी। जानबूझकर वो जानवी से घर के काम करवाने लगी। इन सब में जानवी एक दिन बहुत बीमार हो जाती है। वो अपने कमरे में बेड पर पड़ी थी। एक दिन रात में, जानवी, अरे तुम्हारा बुखार तो उतर ही नहीं रहा, चलो हम शहर के बड़े हॉस्पिटल जाते हैं। ओ जोरू के गुलाम, क्या शहर के हॉस्पिटल जाते हैं? इसके चक्कर में हम क्यों अपना पैसा बर्बाद करें? जा, इसे ले जाकर इसके मायके छोड़ा, इसके मायके वाले ही इसका इलाज कर देंगे। जा लेके इसे। माँ, हाँ जी, आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। अगले दिन रोहन जानवी को उसके मायके ले आता है। जानवी अपने मायके में अपने कमरे में थी और रोहन बाहर मोहित सागर के साथ बैठा था। तभी करिश्मा कशिश जानवी के पास आते हैं। जानवी, तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तू क्या हमें पूरा बर्बाद करके ही दम लेगी अब? देख जानवी, तेरी शादी के चक्कर में पहले ही हम पर बहुत कर्जा हो रखा है। अब तू अपनी बीमारी लेकर हमारी ही छाती पर आकर बैठ गई। अपने पति को ले और निकल जा यहाँ से। तभी जानवी अपने भाइयों के पास आती है और उन्हें करिश्मा कशिश की बात बताती है। हाँ हाँ, तो सही कह रही हैं तुम्हारी भाभियाँ जानवी। अब क्या जीवन भर हम तेरे ही खर्चे उठाते रहें? जा, तू अपने पति के साथ चली जा, पहले ही तेरे चक्कर में काफी कर्ज हो रखा है हम पर। ये सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई, आप ऐसी बातें कर रहे हो, वो भी मुझसे। सच कहते हैं लोग कि भाई बहन का प्यार केवल माता पिता के सामने तक का ही रहता है। उनके जाते ही हर भाई हर बहन एक दूसरे के लिए पराये हो जाते हैं। सच कहते हैं लोग, माँ बिना मायका हमेशा अधूरा होता है। तभी जानवी रोहन के साथ बाहर सड़क पर आती है। माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। जानवी, अब ना हम तुम्हारे मायके जाएंगे ना मेरे घर। मैं तुम्हें अब और तकलीफ में नहीं डाल सकता। चलो हम दोनों शहर जाते हैं और वहीं रहकर एक किराए के घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। तभी रोहन जानवी को लेकर हमेशा के लिए शहर चला जाता है और वहाँ एक किराए के घर में रहकर खुशी खुशी जानवी के साथ अपना जीवन बिताने लगता है। रात का समय, हरिया और शालिनी दोनों पति पत्नी जामनगर गांव के बाहर से सड़क से पैदल आ रहे थे। बस अब और नहीं चला जाता मुझसे। अजी, अब तो कोई रिक्शा कर लीजिए। शालिनी, जब पैर सलामत हैं, तो रिक्शा के किराए में पैसा क्यों बर्बाद करना? तभी उन्हें सामने सड़क पर एक कार पेड़ से टकराए हुए खड़ी दिखाई देती है, जिसमें से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर दोनों वहां जाते हैं तो उस कार में आगे की सीट पर एक आदमी और उसकी पत्नी थी, जिसकी वहीं मौत हो चुकी थी, और पीछे की सीट पर एक 2 साल की मासूम बच्ची जोर जोर से रो रही थी। जी देखिए, कितनी छोटी बच्ची है। इसके माता पिता तो मर चुके हैं। चलिए हम इस बच्ची को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। दोनों उस बच्ची को लेकर अपने छोटे से घर आते हैं और उसके जख्मों पर मलहम लगाते हैं। अगले दिन सवेरे, शालिनी, हम इस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। नहीं जी, हम इसे अपनी बेटी बना लेते हैं ना। अरे अब अपनी तो कोई संतान है नहीं और हम तो कितने गरीब हैं।
हम इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और इसे पढ़ा लिखा कर नौकरी से लगवाते हैं ताकि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। हाँ, ये बात सही है। वैसे भी हमारे बुढ़ापे में कोई तो सहारा होना चाहिए ना। हम इस बच्ची को अपनी बेटी बना लेते हैं। आज से इस बच्ची का नाम जानवी है। तभी दोनों जानवी को अपनी बेटी बना लेते हैं। हरिया उसी गांव में मजदूरी करके 200 रुपए रोज कमाता था। तभी रोज की तरह हरिया अपने काम पर चला जाता है और शालिनी जानवी की सेवा में लग जाती है। इसी तरह साल दर साल बीतने लगे। समय के साथ साथ जानवी भी अब बड़ी होने लगी थी, पर वो जितनी बड़ी होती जा रही थी उतनी ही ज्यादा परेशानी हरिया और शालिनी की बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जानवी बॉनी हाइट की लड़की थी। उसकी हाइट आम इंसान के मुकाबले बहुत कम थी। जानवी अब 15 साल की हो चुकी थी, पर उसकी हाइट 7 साल के बच्चे जितनी छोटी थी। जानवी जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ के सारे बच्चे जानवी की कम हाइट का मजाक बनाते थे, उस पर हंसते थे। ये सबसे जानवी स्कूल भी बहुत कम जाने लगी। एक दिन सवेरे जानवी बिस्तर पर सोई हुई थी, तभी शालिनी उसे लात मार कर उठाती है। अरे ओ बिटकी, यहाँ क्या पैर पसारते पड़ी है? चल उठ और सबके लिए चाय नाश्ता बना, फिर स्कूल भी जाना है तुझे। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। स्कूल में सब मेरी हाइट का मजाक बनाते हैं, मुझ पर हंसते हैं। क्या स्कूल नहीं जाना? यहाँ हम रात दिन मेहनत करके तुझ जैसी बॉनी की पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं और तू कहती है कि स्कूल नहीं जाना। चल उठ और तुरंत घर के काम करने के बाद स्कूल जा। तभी जानवी रसोई में आकर सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती है और घर की सफाई करने लगती है। शालिनी, लगता है हमने इस बौनी जानवी को अपनी बेटी बनाकर गलती की। ये क्या पढ़ लिख कर नौकरी करेगी? ये हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बल्कि हमें इसका सहारा बनना पड़ेगा। अजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बॉनी जानवी को मार मार कर पढ़ाऊंगी और इसे नौकरी से लगाकर सारा पैसा वसूल करूंगी इससे और अपने बुढ़ापे में इससे खूब सेवा भी करवाऊंगी। हरिया शालिनी अपने बुढ़ापे की वजह से जानवी पर इतना खर्च कर रहे थे। तभी रोज की तरह डरते डरते जानवी अपने स्कूल आती है और जैसे ही क्लास के अंदर जाती है तो क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट्स जानवी की बॉनी हाइट पर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, अपनी क्लास की सबसे छोटी बच्ची आ गई। अरे जानवी, तू ना वापस से 5वीं क्लास में चली जा, क्योंकि तू 10वीं क्लास की स्टूडेंट लगती ही नहीं है। सभी स्टूडेंट्स इसी तरह जानवी का मजाक उड़ाते हैं। तभी जानवी चुपचाप अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाती है। उसके पीछे पायल बैठी थी। तभी पायल अपने बालों में लगी पिन से जानवी के पीछे का कुर्ता फाड़ देती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स जानवी पर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, इस बॉनी का तो कुर्ता ही फट गया। ये किसने किया? किसने फाड़ दिया मेरा कुर्ता? पीछे से जानवी की पूरी पीठ दिखाई दे रही थी। ये देखकर जानवी अब खूब रोने लगती है और वो रोते रोते ही क्लास से बाहर आकर अपने घर चली आती है। जब शालिनी जानवी का फटा हुआ कुर्ता देखती है तो वो भी उसे खूब पीटने लगती है। नहीं माँ, मुझे दर्द हो रहा है माँ। यहाँ हम दिन रात मेहनत करके तेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, तेरे लिए स्कूल का यूनिफॉर्म ला रहे हैं और तू इतना बड़ा शर्ट फाड़ कर इतनी जल्दी चली आई स्कूल से। आज तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगी। फिर क्या था, शालिनी जानवी को खूब पीटने लगती है और वो जानवी को सारा दिन खाना ही नहीं देती। अगले दिन सवेरे जानवी अपने यूनिफॉर्म को सुई धागे से सिलकर वही यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल चली आती है। उसके बाद उसकी क्लास के स्टूडेंट्स रोज रोज बॉनी जानवी के साथ ऐसा ही करने लगे। कभी वो जानवी का टिफिन खा जाते थे तो कभी उसकी बुक फाड़ देते थे या कभी कभी तो उसका बैग तक फाड़ देते थे। ये सब देखकर शालिनी हरिया भी उसे बहुत मारते थे। बॉनी जानवी का जीवन बहुत ही दर्द भरा हो चुका था। उसके लिए तो बाहर भी जुल्म था और घर के इसी तरह 1 साल बीत जाता है और अब जानवी के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके थे। एक दिन जानवी अपनी परीक्षा देने परीक्षा हॉल में बैठी थी। तभी पायल रिया चुपके से जानवी के बेंच के नीचे चीटिंग की पर्ची फेंक देते हैं, जिसके बाद बोर्ड के ऑफिसर जानवी को पकड़ लेते हैं। बोर्ड की परीक्षा में चीटिंग करती हो, तुम्हें 3 साल के लिए डिस्चार्ज किया जाता है। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। ये चीटिंग मेरी नहीं है। ऑफिसर जानवी की एक नहीं सुनता और उससे पेपर छीनकर उसे परीक्षा हॉल से बाहर निकाल देता है। जानवी अब रोते रोते स्कूल से बाहर आती है। अब मैं कैसे घर जाऊं? माँ पिताजी तो मुझे जान से मार देंगे।
जानवी डरते डरते अपने घर आती है। जानवी, तू यहाँ? तेरी तो परीक्षा है ना आज बोर्ड की। तभी जानवी रोते रोते हरिया शालिनी को सारी बात विस्तार से बताती है। क्या 3 साल के लिए डिस्चार्ज कर दिया तुझे? अरे तो अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ क्यों आई? जाकर मर जा किसी दरिया में डुबकी लगाकर। इतनी मेहनत से हमने तुझे पैसे लगाकर यहाँ तक पढ़ाया और तू हमें ये दिन दिखा रही है? निकल जा मेरे घर से बाहर और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी मत आना यहाँ। हमने गलती की थी तुझ जैसी अनाथ को अपनी बेटी बनाकर। अगर हमें पता होता कि तू बड़ी होकर ऐसी निकलेगी तो उस घटना में वहीं हम तेरे माता पिता के साथ तुझे ही जान से मार देते थे। ये सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। तभी हरिया शालिनी जानवी को मार मार कर उसे अपने घर से निकाल देते हैं। जानवी रोते रोते एक दरिया के पास आती है और जैसे ही उसमें कूदने लगती है तभी एक बूढ़ी महिला दामिनी उसे पकड़ लेती है। बेटिया, इस जीवन को इतना सस्ता ना समझ। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे ऐसे जाया ना कर। क्या बात है, क्यों तू अपनी जान दे रही थी? तभी जानवी दामिनी को अपने जीवन के सारे दुख के बारे में बताती है। बिटिया, अपने अंदर चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, पर हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हर देखने वाला हमें इज्जत भरी निगाहों से देखे। तू भी अपने जीवन को बदल बिटिया। चल मेरे साथ मेरे घर चल। मैं यहीं पास में एक छोटे से झोपड़े में रहकर मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के मटके बनाकर गांव में बेचती हूँ। दामिनी जानवी को लेकर अपने छोटे से झोपड़े में आती है जहाँ पर दामिनी अकेले रहती थी। तभी जानवी भी दामिनी के साथ मिट्टी के मटके और मिट्टी के बर्तन बनाने लगी और रोज रोज दामिनी के साथ उन्हें गांव में ले जाकर बेचने लगी। करीब 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जानवी दामिनी के साथ अच्छी कमाई करने लगी और रात को घर आकर अपनी पढ़ाई भी करने लगी। तभी 3 साल बाद जानवी अपनी 10वीं की परीक्षा देती है जिसमें वो पास हो जाती है। एक रात, दादी, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे आगे पढ़ाएंगे? मैं भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहती हूँ, अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ, ताकि लोग मेरी बौनी हाइट नहीं बल्कि मेरी पहचान, मेरे हुनर, मेरी काबिलियत को देखकर करे। हाँ बिटिया, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। तू जितना पढ़ना चाहेगी मैं तुझे पढ़ाऊंगी। उसके बाद दामिनी जानवी का एडमिशन उसी गांव के एक कॉलेज में करवा देती है। अब जानवी रोज सवेरे कॉलेज जाने लगी और रात को आकर दामिनी के साथ मिट्टी के बर्तन और मटके बनाने लगी और हफ्ते में 2 दिन दामिनी के साथ गांव में जाकर मिट्टी के बर्तन बेचने लगी। इसी तरह कुछ ही सालों में जानवी पढ़ लिख कर एक काबिल टीचर बन जाती है और उसे उसी गांव के एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। जानवी अपनी नौकरी का लेटर लेकर दामिनी के पास घर आने लगती है। दादी, मेरी नौकरी की खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगी। जानवी जैसे ही घर के अंदर आती है तो अंदर दामिनी की मौत हो चुकी थी। ये देखकर जानवी खूब रोने लगती है। ये सब क्या हो गया दादी? आप मुझे छोड़कर चली गई। आपने मेरा जीवन बनाने के लिए इतनी मेहनत की और जब मैं आपके जीवन में राहत की खुशियाँ लाना चाहती हूँ तो आप इस दुनिया से ही चली गई। दादी, जैसे आपने मुझ जैसी बौनी का जीवन बनाया है ना, अब मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलकर इस दुनिया के बौने और अपाहिज बच्चों को पढ़ाऊंगी और आपकी तरह उन्हें जीवन की अहमियत सिखाऊंगी। कुछ दिन बाद जानवी एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर लेती है और अपनी तरह बौने और अपाहिज बच्चों को पढ़ाने लगी और उन्हें जीवन की अहमियत सिखाने लगी। इसी तरह एक अनाथ बौनी जानवी ने अपने जीवन में ये कामयाबी हासिल। विमला अपने पति विनोद और 2 बेटियां करिश्मा कशिश के साथ मथुरा शहर में अपने बड़े से घर में रहती है। करिश्मा कशिश दोनों एक साथ ही पैदा हुए थे। दोनों ही दिखने में बहुत खूबसूरत थे, पर दिखने में स्टाइलिश और ज्यादा खूबसूरत करिश्मा थी और वो था उसके मेकअप और उसके मॉडल लुक का कमाल। करिश्मा एक मॉडल थी और वो मॉडल की तरह कपड़े पहनती थी और मॉडल की तरह रहती भी थी। और कशिश, जो कि एक संस्कारी सिंपल लड़की थी, वो हमेशा सलवार सूट पहनती थी। ना उसे मेकअप करने का शौक था, ना वो मॉडल की तरह रहती थी, फिर भी वो बहुत खूबसूरत दिखती थी। करिश्मा रात दिन मेकअप करने में, खुद को संवारने में ही लगी रहती थी और कशिश अपनी माँ विमला के साथ घर के काम करती थी। ये दोनों कहने को तो सगी बहनें हैं, पर असल में ये एक दूसरे की जानी दुश्मन है। बचपन से ही ये दोनों बात बात पर एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे। एक दिन सवेरे,
विमला, करिश्मा, कशिश की पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है। अब हमें कोई अच्छे से लड़के देखकर इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, मैंने शामू भाई को कहा है, कोई अच्छे रिश्ते आएंगे तो वो हमें बताएंगे। मम्मी, मैं ना एक करोड़पति खूबसूरत लड़के से ही शादी करूंगी जो मेरे हर नखरे उठा सके, मेरे ऊपर कई सारा पैसा खर्च कर सके। अगर ऐसा लड़का मिलेगा तो ही मैं शादी करूंगी। अरे करिश्मा, जैसा मायका होता है जरूरी नहीं कि ससुराल भी वैसा ही हो। तुम अपनी ये आदत छोड़ दो करिश्मा। शादी के बाद तुम्हारी ये मॉडल जिंदगी तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाली। अभी भी समय है, माँ के साथ घर के काम, खाना बनाना सीख लो, क्योंकि शादी के बाद यही सब करना है। ओह हेलो दुश्मन कहेगी, अपनी ये बोरिंग बकवास एंड बोरिंग आइडियाज अपने पास ही रख। मैं तो अपने ससुराल में अपने हाथ के नीचे नौकर चाकर रखूंगी जो हर समय मेरी सेवा में लगे रहेंगे। बस बस, अब दोनों फिर से लड़ने मत बैठ जाना। करिश्मा बेटा, कशिश सही कह रही है। तुम घर गृहस्थी के बारे में तो कुछ सीखो कि शादी के बाद घर गृहस्थी कैसे संभाली जाती है। पापा, ना मुझे ये सीखना है और ना ही मैं ये कभी करूंगी। अच्छा, मैं पायल के घर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। रोज की तरह करिश्मा घर से बाहर चली जाती है। इतनी बड़ी हो गई है करिश्मा, पर अब तक बच्ची ही है वो। विमला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विनोद भी रोज की तरह अपने ऑफिस चला जाता है। विनोद उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। इधर रोज की तरह कशिश अपनी माँ के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन शामू विनोद के घर आता है। अरे विनोद साहब, आपकी करिश्मा बिटिया के लिए एक राहुल नाम के अमीर लड़के का रिश्ता आया है। राहुल और उसके माता पिता इसी शहर में रहते हैं और उन्हें करिश्मा बिटिया बहुत पसंद आई है। वो आज रात को ही करिश्मा को देखने और रिश्ते की बात करने के लिए आपके घर आने वाले हैं। शामू काका, ये राहुल दिखने में हैंडसम तो है ना, और अमीर तो है ना वो? हैंडसम? अरे बिटिया, वो राहुल दिखने में हीरो की तरह सुंदर है। और अमीरी की बात ही मत करो, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है राहुल, और वो इसी शहर की कंपनी में नौकरी करता है। तो फिर ठीक है। रात का समय शामू राहुल और उसके माता पिता शेखर मीनाक्षी के साथ विनोद के घर आते हैं। राहुल दिखने में बहुत खूबसूरत था। तभी दोनों परिवार में बातचीत होने लगती है। हाय, कितना सोना है ये राहुल। राहुल की नजर कशिश पर पड़ती है और वो सबके सामने करिश्मा की बजाय कशिश से शादी करने की बात कहता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। राहुल बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? माफ करना करिश्मा जी, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपसे रिश्ते के लिए मना कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छे हो, बट मुझे ना कशिश जी बहुत पसंद आ गई। मुझे कशिश जी की तरह ही एक सिंपल लड़की की तलाश थी। अंकल आंटी, अगर आप बुरा न मानो तो क्या आप कशिश की शादी मुझसे करवा सकते हो? ये सुनकर करिश्मा का खून खौलने लगता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो करिश्मा को देखने आए हो ना। रियली सॉरी कशिश जी, बट अगर मैं करिश्मा जी से शादी कर भी लूंगा तो मेरे दिल में आप ही रहोगे। प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, बट मैं जो प्यार आपको दे सकता हूँ वो मैं करिश्मा जी को नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं राहुल बेटा, अगर तुम्हें कशिश पसंद है तो हम कशिश की शादी तुमसे करवा देंगे। पर पिताजी, करिश्मा को बुरा लगेगा। अरे नहीं कशिश, करिश्मा तुम्हारी बहन है, उसे क्यों लगेगा बुरा, है ना करिश्मा? हाँ हाँ, अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा भला, बल्कि मैं तो खुश हूँ। कशिश, तू इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। फिर क्या था, आया था राहुल करिश्मा को देखने, पर रिश्ता पक्का हुआ कशिश के साथ। तभी दोनों परिवार वाले मिलकर 2 दिन कशिश राहुल की शादी करवा देते हैं। रात का समय कशिश अपने ससुराल में थी और इधर करिश्मा अपने घर में अपने कमरे में थी। सबके सामने तो मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा था, पर ये जरूर कशिश की साजिश है। उसने कोई न कोई जादू टोना करके जानबूझकर मेरे राहुल को अपना दीवाना बनाया ताकि मेरी जगह राहुल की शादी उससे हो जाए। मैं बचपन से कशिश से लड़ती आ रही हूँ ना, बस इसी बात का बदला लिया है उस कशिश ने मुझसे। पर मैं भी कशिश को चैन से जीने नहीं दूंगी। राहुल केवल मेरा है और मैं उसे अपना बना कर ही रहूंगी। अगले दिन सवेरे करिश्मा राहुल के ऑफिस आती है। अरे करिश्मा जी, आप आइए आइए। अरे मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? अरे बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रही हो आप कशिश जी। बोलिए, क्या लेंगी आप, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे, आप पहली बार मेरे ऑफिस आई हो, कॉफी तो आपको पीनी पड़ेगी मेरे साथ। तभी राहुल 2 कॉफी बुलाता है और दोनों काफी समय तक एक दूसरे से बातें करते हैं। वाह, राहुल कितने अच्छे हैं ना, कितनी इज्जत करते हैं मेरी। दोनों 1 घंटे तक बातें करते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ राहुल जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई।
मुझे भी करिश्मा जी, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। राहुल करिश्मा को बाहर तक छोड़कर वापस ऑफिस में आ जाता है। कशिश, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखती जा। मैंने भी अगर तेरे पति राहुल को अपना दीवाना न बना दिया ना, तो मेरा नाम भी करिश्मा नहीं। इधर कशिश अपने ससुराल में सवेरे से एक जैसे काम किए जा रही थी। अरे कशिश बहू, रसोई का काम खत्म हुआ कि नहीं? अरे जल्दी जल्दी हाथ चला जरा, उसके बाद तुझे सारे गंदे कपड़े भी धोने हैं। जी माँ जी, बस हो गया। कशिश रसोई में खाना बनाना और बर्तन साफ कर रही थी। कितना काम रहता है इस घर में। सवेरे से लगातार माँ जी मुझसे काम करवाती ही जा रही है। काम करते करते हालत खराब हो गई मेरी। कशिश की सास मीनाक्षी सवेरे से कशिश से घर का काम करवा रही थी। थोड़े समय बाद कशिश कपड़े धोने लगती है। 1 घंटे बाद, अरे बहू कपड़े हो गए धोना? जी माँ जी। अच्छा देखो घर में कितनी धूल जम चुकी है, चलो पूरे घर को अच्छे से साफ करो। मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। अरे बाप रे, कितना काम करवाती है माँ जी। काम कर कर के हालत खराब हो गई है मेरी। कशिश घर की सफाई करने लग जाती है। इसी तरह मीनाक्षी सारा दिन नौकर की तरह कशिश से काम करवाने लगी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। कशिश सारा दिन घर में नौकर की तरह काम करने लगी और इधर रोज रोज करिश्मा राहुल से मिलने लगी और घंटों तक उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। राहुल को भी अब करिश्मा के साथ बात करना, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था, पर वो केवल अपनी साली की हैसियत से ही करिश्मा से बात करता था और करिश्मा राहुल को पाने के लिए उसके करीब जाती थी। मिलने के साथ साथ राहुल करिश्मा घंटों फोन पर भी बातें करने लगे। इधर कशिश को भनक तक नहीं हुई कि उसकी अपनी ही बहन करिश्मा उसके सुहाग के साथ ऐसा खेल खेल रही है। एक दिन रात में करिश्मा और राहुल एक होटल में आते हैं। तभी करिश्मा राहुल को पीने के लिए शराब देती है। अरे करिश्मा जी, ये तो शराब है, मैं शराब नहीं पीता। अरे राहुल जी, पीती तो मैं भी नहीं हूँ, पर आज मेरा बर्थडे है ना, इस स्पेशल दिन में थोड़ी सी तो बनती है। फिर क्या था, करिश्मा खुद शराब ना पीकर राहुल को जबरदस्ती शराब पिलाने लगी और धीरे धीरे करके वो राहुल को शराब की पूरी बोतल पिला देती है। अब राहुल नशे में धुत हो चुका था, उसे किसी चीज का होश नहीं था। देख कशिश, आज वो दिन आ ही गया। अब राहुल हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अब पता नहीं करिश्मा राहुल के साथ क्या करती है, तो ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला पार्ट। अब तक आपने देखा था कि कशिश की बहन करिश्मा कशिश के पति राहुल को एक रात होटल में अपने जन्मदिन की बात कहकर राहुल को जबरदस्ती पूरी बोतल भरकर शराब पिला देती है, जिसके बाद राहुल शराब के नशे में पूरा धुत हो जाता है। उसे किसी बात का होश नहीं रहता। देख कशिश, आज वो दिन आ ही गया। अब राहुल हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तभी करिश्मा राहुल को होटल के एक रूम में लेकर जाती है। अब राहुल नशे में था, वो नशे में करिश्मा को कशिश समझ रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर करिश्मा राहुल के साथ अलग अलग तरह के फोटो अपने मोबाइल में खींचने लगती है। थोड़े समय बाद राहुल सो जाता है। सॉरी राहुल जी, आपने तो मेरे साथ कुछ किया भी नहीं, फिर भी आप बदनाम होने वाले हैं। आप ये फोटो देखकर सबको ऐसा ही लगेगा कि आप मेरे साथ इस होटल में रात गुजार चुके हैं। वाह करिश्मा, क्या दिमाग पाया है तूने। करिश्मा राहुल को झूठे आरोप में फंसाना चाहती थी कि राहुल ने उसके साथ गलत किया। अगले दिन सवेरे करिश्मा अपना मोबाइल लेकर बेड पर बैठ जाती है। राहुल सोया हुआ था। देखा राहुल जी मेरा खेल, अब आपको मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। चल अब नाटक शुरू कर दे करिश्मा। करिश्मा बेड पर बैठकर रोने का नाटक कर रही थी। तभी राहुल जागता है। अरे ये कहाँ आ गया मैं? अरे करिश्मा जी, आप यहाँ? मैं यहाँ? ये सब? और आप रो क्यों रही हो? राहुल जी, आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ये देखिए। तभी करिश्मा अपने मोबाइल में राहुल को अपने और राहुल के वो फोटो दिखाती है जो उसने रात को राहुल के साथ धोखे से खींचे थे। ये देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या कर दिया मैंने? अरे करिश्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये कब, कैसे, क्यों? मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की थी राहुल जी कि मैं कशिश नहीं करिश्मा हूँ, पर आप नशे में इतने धुत थे कि आपने सारी हदें पार कर दी। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब आपको ही मुझसे शादी करना होगा राहुल जी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ना चाहकर भी राहुल उसी समय करिश्मा से शादी करके उसे दुल्हन की ड्रेस में अपने घर ले आता है।
राहुल और करिश्मा को शादी के बंधन में वरमाला पहने देखकर कशिश, शेखर और मीनाक्षी के होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है राहुल? माँ, मैंने और करिश्मा ने शादी कर ली है। ये सुनकर कशिश के होश उड़ जाते हैं। ये क्या बेहुदा मजाक है करिश्मा? चिल्लाओ मत कशिश, ये कोई मजाक नहीं है, हकीकत है। तुम्हारे पति राहुल ने नशे में मेरी जिंदगी उजाड़ कर रख दी है। ये देखो कैसे तुम्हारा पति राहुल मेरे साथ रंगरलियां मना रहा था। तभी मोबाइल में करिश्मा और राहुल के फोटो देखकर कशिश के हाथ पैर कांपने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पति राहुल मुझे धोखा नहीं दे सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। कशिश बेहोश हो जाती है। ये देखकर राहुल तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। थोड़े समय बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल जी, आपकी पत्नी कशिश प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कशिश को होश आता है और सब उसे उसके माँ बनने की खबर सुनाते हैं। ये सुनकर कशिश झट से उठकर खड़ी हो जाती है। कशिश बहू, तू उठ मत, तू गर्भवती है, तू आराम कर बहू। कशिश, तुम लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। मैं आपको इतना अच्छा समझती थी राहुल जी, और आप इतने घटिया इंसान निकले। मेरी अपनी ही बहन को आप मेरी सौतन बना कर ले आए। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। कशिश वहाँ से जाने लगती है। तभी करिश्मा उसे पकड़ लेती है। कशिश, तुझे इस समय आराम करना चाहिए। करिश्मा, क्या मिला तुझे ये सब करके? तू तो मेरी सगी बहन है ना, तूने ही मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। तभी कशिश दौड़ते हुए घर से बाहर चली जाती है। ये क्या कर दिया मैंने? तभी राहुल भी दौड़ते हुए बाहर चला जाता है। इधर कशिश सड़क से रोते रोते जा रही थी। तभी पीछे से एक कार तेजी से आकर कशिश को उड़ा देती है और कशिश जख्मी हालत में वहीं सड़क पर बेहोश हो जाती है। उतने में उस कार से महेश नाम का एक खूबसूरत लड़का बाहर आता है। ओह शिट, ये क्या कर दिया मैंने? तभी महेश कशिश को हॉस्पिटल ले जाता, जहाँ कशिश ने अपना बच्चा खो दिया था। अरे बाप रे, ये लड़की प्रेग्नेंट थी, मेरी वजह से इसने अपना बच्चा खो दिया। इंडिया आकर ये कैसी गलती हो गई मुझसे? अब क्या करूं? हाँ, राहुल और शेखर अंकल को कॉल लगाता हूँ। महेश कशिश के पति राहुल को ही कॉल करता है और उसे बताता है कि गलती से उसके हाथों एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर राहुल, शेखर, मीनाक्षी और करिश्मा चारों हॉस्पिटल आते हैं। जब वो कशिश को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कशिश, तुम? राहुल, तुम इस लड़की को जानते हो? महेश बेटा, ये कशिश है, हमारी बहू और तेरे भाई राहुल की पत्नी। ये सुनकर महेश के होश उड़ जाते हैं। क्या ये राहुल की पत्नी है? इसका मतलब मैंने अपने ही भाई के बच्चे को मार दिया। ये क्या हो गया मुझसे? महेश खूब रोने लगता है। तभी राहुल उसे समझाता है। मुझे माफ कर दे राहुल, मैंने तेरी खुशियाँ कुर्बान कर दिया, मुझे माफ कर दे राहुल। तभी करिश्मा और कशिश के माता पिता वहाँ आते हैं और सब उन्हें सारी बात विस्तार से बताते हैं। देख करिश्मा, देख तेरी हरकत का नतीजा। अरे कैसी बहन है तू, तूने अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ, इसमें करिश्मा जी की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। राहुल खूब रोने लगता है। मेरी वजह से कशिश और राहुल जी के रिश्ते में दरार आ गई, और मेरी ही वजह से कशिश ने अपना बच्चा खो दिया। ये क्या कर दिया तूने करिश्मा? अपने स्वार्थ के लिए तूने अपनी ही बहन का संसार खराब कर दिया। तभी कशिश बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। राहुल, आपकी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। कशिश जैसे ही राहुल को चाटा मारने लगती है, तभी करिश्मा कशिश का हाथ पकड़ लेती है। नहीं कशिश, राहुल जी को नहीं बल्कि मुझे मारो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। उस दिन होटल में मेरे और राहुल जी के बीच कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मैं ही काफी दिनों से राहुल जी के पीछे पड़ी थी। जब राहुल जी ने तुमसे शादी करने की बात की, तब से मैं तुम्हारा संसार बर्बाद करना चाहती थी। इसीलिए राहुल जी को पाने के लिए मैं रोज उनसे मिलती थी। उस रात होटल में मैंने ही राहुल जी को जानबूझकर शराब पिलाई थी, और मैंने ही अपने मोबाइल में जानबूझकर राहुल जी के साथ ऐसे फोटो खींचे थे, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि राहुल जी और मेरे बीच कुछ हुआ है। और मैंने ही राहुल जी को शादी के लिए मजबूर भी किया था। सच तो ये है कशिश कि उस रात मेरे और राहुल जी के बीच कुछ नहीं हुआ था। मैंने सबसे झूठ कहा था,
मुझे माफ कर दो कशिश। राहुल जी को पाने के चक्कर में मैं अंधी हो चुकी थी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी नादानी की वजह से इतना सब हो जाएगा। कशिश, मैं ही तेरी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे कशिश। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। कशिश, अब तो मुझे माफ कर दो। उसके बाद कशिश भी राहुल से माफी मांगती है और सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं। वो सब तो ठीक है, पर अब तो करिश्मा और कशिश दोनों ही राहुल की पत्नियां बन चुकी हैं। अरे हाँ, अब क्या करें? तभी महेश कहता है, राहुल, अभी तेरा भाई जिंदा है। करिश्मा जी, मैं हूँ राहुल का चचेरा भाई। मैं विदेश में रहता हूँ। मैं विदेश में एक कंपनी में नौकरी करके 5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। दिखने में भी खूबसूरत हूँ। क्या आप राहुल को भूलकर मुझसे शादी करोगी? हाँ महेश जी, जरूर करूंगी। मेरा बचपन से सपना है विदेश जाने का। ये हुई ना बात, अंत भला तो सब भला। उसके बाद महेश की शादी 2 दिन बाद ही करिश्मा से हो जाती है और महेश करिश्मा को लेकर विदेश चला जाता है, जहां करिश्मा ऐश करने लगी और इधर राहुल और कशिश खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। एक कंपनी के बाहर सड़क पर एक लड़की फटे पुराने अवतार में बैठी भीख मांग रही थी। उस लड़की का नाम इशिता था। तभी उस कंपनी का वॉचमैन इशिता के पास आता है। तुझे कितनी बार कहा है मैंने भिखारी कहीं की कि यहाँ बैठकर भीख मत मांगा कर। चल निकल यहाँ से। अरे साहब, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। तभी वॉचमैन इशिता को अपनी डंडे से मारता है और उसे घसीटते हुए ले जाता है। आज के बाद यहाँ दिखाई दी ना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। चल निकल यहाँ से। वॉचमैन लगातार अपने डंडे से इशिता को पीटे जा रहा था। तभी उसी कंपनी में काम करने वाली एक कविता अपनी 2 दोस्त पायल और रिया के साथ वहाँ पर आती है। वॉचमैन, ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो इसे? बहन, मुझे बचा लीजिए। अपनी बीमार माँ और अपना पेट पालने के लिए मैं सारा दिन यहाँ बैठकर भीख मांगती हूँ और ये साहब मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रहे। मैडम, ये लड़की रोज कंपनी के सामने आकर बैठ जाती है और सड़क पर आते जाते लोगों से भीख मांगती है। वॉचमैन, जाइए आप अपना काम कीजिए। वॉचमैन वहाँ से चला जाता है। तभी कविता इशिता को अपनी बोतल से पानी पिलाती है। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई बहन? तुम्हारे परिवार में और कोई नहीं है क्या? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें भीख मांगना पड़ रहा है? मैं भी आप लोगों की तरह अपना जीवन बड़ी खुशी खुशी बिता रही थी। कुछ महीने पहले की बात है। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन सवेरे, अरे जानवी, मेरा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? मुझे काम पर जाने में देर हो रही है बाबा। तभी रसोई से जानवी और हरिया की बेटी इशिता बाहर आती है। पिताजी, आज आपके लिए टिफिन माँ ने नहीं मैंने बनाया है। ओहो, मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई कि वो अपने पिता के लिए टिफिन बना रही थी। वाह वाह वाह, आज तो बिटिया के हाथ का खाना खाकर मजा ही आ जाएगा। पिताजी, शाम को आते समय राशन ले आइएगा। घर में राशन खत्म हो चुका है। जानवी, इस बार मालिक ने पैसे नहीं दिए काम के, तो तुम कालू भाई से उधार राशन ले आना। अच्छा जी, ठीक है। रोज की तरह हरिया टिफिन लेकर अपने काम के लिए चला जाता है। एक काम करता हूँ, आज भी मैं कारखाने पैदल ही चला जाता हूँ। ऑटो के किराए के पैसे बचेंगे तो वो रोज की तरह घर खर्च में काम आएंगे। हरिया सड़क से पैदल जा रहा था। तभी अचानक पीछे सड़क से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और वो हरिया को कुचल कर चला जाता है, जिसमें हरिया की जगह पर ही मौत हो जाती है। हरिया की मौत की खबर सुनकर हरिया की पत्नी और उसकी जवान बेटी पूरी तरह से टूट चुकी थी। कुछ दिन बाद अचानक से जानवी भी एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाती है और उसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए का खर्च आ रहा था। एक दिन सवेरे, माँ, आपके इलाज के लिए 1 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। अब मैं बाहर जाकर कोई काम करती हूँ, क्योंकि अपना गुजारा करने के लिए अब कुछ तो करना ही होगा ना। ये कैसी दुख की घड़ी आ चुकी है हम पर। आखिर क्यों हमारे साथ ये सब हो गया? माँ, आप दुखी मत होइए। जैसे सुख के दिन बीत जाते हैं ना, वैसे ये दुख के दिन भी बीत जाएंगे।
इतना कहकर इशिता गांव में काम की तलाश में आती है और सारा दिन इधर से उधर काम की तलाश में घूमती फिरती है। पर इशिता की गरीबी और उसे बेसहारा समझकर कोई भी उसे काम नहीं देता। करीब 3 दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब यही एक रास्ता बचा है, मैं भी आज से गांव में भीख मांगना शुरू कर देती हूँ। इशिता अपने फटे पुराने कपड़े पहने गांव में सड़क पर लोगों से भीख मांगने लगती है। सारा दिन गांव में भीख मांगते मांगते इशिता को अच्छे पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद अगले दिन से इशिता रोज गांव में भीख मांगने लगी और अपनी माँ और अपना गुजारा करने लगी। एक दिन इशिता एक कंपनी के बाहर आकर बैठ जाती है और वहाँ पर भीख मांगने लगती है, जहाँ शाम तक इशिता को कई सारे पैसे मिल जाते हैं। रात का समय, अरे वाह, मुझे तो यहाँ बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं। कल से मैं रोज यहीं आकर बैठूंगी। उसके बाद इशिता की ये कहानी सुनकर कविता और उसकी सहेलियां पायल, रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे इशिता, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर तो आंखें भर आई। बहन, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, मेरी माँ और मैं कल से भूखे हैं। कविता बिना पैसे दिए वहाँ से कंपनी में चली जाती है। कविता, तूने उस इशिता को पैसे क्यों नहीं दिए? पायल, अगर मैं इशिता को 1000 रुपए भी भीख में देती ना, तो वो पैसा केवल कुछ ही दिन उसके पास रह पाता। पर मैं उसे वो दूंगी जिसके बाद वो जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगेगी। मतलब मैं समझी नहीं। इधर आ, तू चल मेरे। कविता अपना बैग लेकर पायल, रिया के साथ इशिता के पास आती है और अपने बैग से 5000 रुपए निकाल कर इशिता के हाथ में थमा देती है। इशिता, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। गुड। देखो इशिता, ये 5000 रुपए है। इनमें से तुम पहले थोड़ा राशन अपने घर में भरो और अपने लिए नए कपड़े लो, और कल से दोपहर का खाना तुम मेरे लिए अपने हाथों से बनाकर एक टिफिन में रोज यहाँ कंपनी में ले आओ, और रात का खाना एक टिफिन में रोज मेरे घर के पते पर ले आओ। मैं तुम्हें एक टिफिन लाने के 50 रुपए दिया करूँगी और 2 बार टिफिन लाने के 100 रुपए दिया करूँगी। बोलो, करोगी मेरे लिए ये काम? क्योंकि मैं तो अकेली रहती हूँ, रोज मैं बाहर का खाना खाती हूँ, तो आज से मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाया करूँगी। इससे 2 काम होंगे, एक तो मुझे खाना मिल जाया करेगा और तुम्हें एक काम मिल जाएगा, जिसके बाद तुम्हें भीख मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। अरे इसमें धन्यवाद कैसा इशिता, आखिर एक इंसान ही इंसान के काम आता है। तुम चिंता मत करो, जैसे आज तुम्हें मेरे लिए टिफिन बनाने का काम मिला है ना, ऐसे ही धीरे धीरे करके इस कंपनी के हर कर्मचारी के लिए टिफिन बनाने का काम तुम्हें ही मिलेगा। और फिर देखना, बहुत जल्द तुम अपनी माँ का इलाज कर पाओगी। इशिता बहुत खुश हो जाती है और वो पैसे लेकर वहाँ से अपने घर की ओर चली आती है। कविता, तूने ऐसा क्यों किया? यही तो जिंदगी है बहनों। अब इशिता की कामयाबी के दिन शुरू हो गए। अगर मदद करो किसी की, तो ऐसी करो कि वो मदद उसकी जिंदगी संवार दे। अब इशिता के अच्छे दिन शुरू हो गए। इधर इशिता घर आती है और अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताती है। तभी इशिता उन पैसों से थोड़ा राशन घर में भरती है और अपने लिए नए कपड़े और साथ ही 2 टिफिन लेकर आती है, और अगले दिन से रोज सवेरे शाम अपने हाथों से अपने घर से कविता के लिए टिफिन बनाकर कविता को देने जाने लगी। कविता भी इशिता के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत खुश होने लगी। अब इशिता गांव में भीख मांगना बंद कर देती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। इशिता रोज कविता के लिए टिफिन बनाकर ले जाने लगी। धीरे धीरे करके इशिता को उस कंपनी के और भी कर्मचारियों के टिफिन बनाने का काम मिलने लगा। अब इशिता कविता के साथ साथ 20 से 25 लोगों के लिए टिफिन बनाकर लाने लगी और खूब सारा पैसा कमाने लगी। इसी तरह कुछ ही महीनों में इशिता को कविता की कंपनी के सारे कर्मचारियों के टिफिन बनाने का काम मिल जाता है और इशिता की सारी गरीबी दूर हो जाती है। अब उसके पास पैसा ही पैसा आ चुका था। एक दिन सवेरे इशिता एक रिक्शे में कई सारे टिफिन लेकर कंपनी के बाहर आती है। तभी उस कंपनी का एक अजीत नाम का कैंटीन का मालिक, जो रोज इशिता पर नजर रख रहा था, वो चुपके से अपना एक टिफिन लाकर इशिता के टिफिन में रख देता है और इशिता वो सारी टिफिन लेकर अंदर चली जाती है।
मेरा नुकसान करेंगी। इशिता, तेरी वजह से इस कंपनी का एक भी कर्मचारी मेरी कैंटीन में खाना खाने नहीं आ रहा है। अब देख, जब तू मेरा ये टिफिन जिसके खाने में जहर मिला है, जब तू ये इस कंपनी के कर्मचारी को देगी तो तेरा खेल हमेशा के लिए यहाँ से खत्म हो जाएगा। इधर इशिता वो जहर मिला टिफिन लाकर उस कंपनी के कर्मचारी राहुल को दे देती है। राहुल जैसे ही वो टिफिन खाता है, उसे खाते ही राहुल अचानक से बेहोश हो जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ये देखकर सब राहुल को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर खाने में जहर मिले होने की बात कहते हैं। जिसके बाद सब कंपनी वाले मिलकर इशिता को पुलिस के हवाले कर देते हैं कि इशिता ने राहुल को जहर मिला खाना खिला दिया। तभी कविता दौड़ते हुए अपनी कंपनी में आती है और राहुल के ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। राहुल जिस टिफिन में खाना खा रहा था, कविता जब उस टिफिन को देखती है तब उसे पता चलता है कि उस टिफिन के ऊपर अजीत की कैंटीन के नाम का सिंबल लगा हुआ था। ओह, तो ये हरकत अजीत की है। अजीत बेटा, अब तो तू गया। तभी इशिता वो सीसीटीवी फुटेज अपनी कंपनी वालों को दिखाती है और वो फुटेज कंपनी वालों के साथ लेकर थाने पर आती है और वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखाती है। जिसके बाद पुलिस अजीत को गिरफ्तार कर लेती है और इशिता को छोड़ देती है। जिसके बाद कंपनी वालों के सामने उस अजीत की सच्चाई आ जाती है और इशिता बेकसूर साबित हो जाती है। उसके बाद इशिता फिर से रोज कंपनी वालों के लिए टिफिन बनाकर लाने लगी और सभी पहले की तरह उसके हाथ के स्वादिष्ट खाने को बड़े चाव से खाने लगे।